हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं, इनफैक्ट स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट्स आर चैप्टर नंबर 3 और ये है लेक्चर फर्स्ट। आपको फुल फील पूरी खुशबू आने वाली है फिजिक्स की जो हम पढ़ने वाले हैं। ये जो मोशन स्ट्रेट लाइन है ये आता है अपना काइनेमेटिक्स के अंदर और हम सब कुछ क्लियर करेंगे, टेंशन मत लेना। जेईई नीट के आए हुए क्वेश्चन जो कि आपके 11th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है करेंगे और इसके साथ साथ आपको पूरी खुशबू आएगी फिजिक्स की। ध्यान रखना कि अगर आप मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने चाहते हैं तो बस इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। ये अभी वीडियोस कुछ एक 2 4 10 50 स्टूडेंट तक ही लिमिटेड रह पा रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना फर्ज निभाना है और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट ये वीडियोस और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। बिकॉज जब लास्ट में इन द एंड ऑफ द सेशन कमेंट आते हैं स्टूडेंट के, सर वीडियो पहले नहीं मिल पाई, बड़ा दुख होता है कि रिकॉर्ड आपने कर दी, अपलोड आपने कर दी, बट थोड़ा सा पार्ट अगर स्टूडेंट्स का मिल जाए, कंट्रीब्यूशन अगर मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। तो वीडियोस की लिंक को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ आप कमेंट जरूर करते रहिए, सो दैट मुझे पता पड़ता है कि हाँ जी आप पढ़ रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लिंक जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स की आपको मिलेगी। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये आता है अपने काइनेमेटिक्स के अंदर और कहानी स्टार्ट होती है आपकी मैकेनिक्स से। एक्चुअल में मैकेनिक्स क्या है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। दैट मींस स्टेट ऑफ बॉडी से मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी किस स्टेट में है, आइदर इन रेस्ट और इन मोशन और इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो स्टेट में है मतलब रेस्ट में है तो क्यों है, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मोशन में है तो क्यों है, इक्विलिब्रियम में कैसे, ये सारी चीजें हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सभी फोर्सेस वगैरह और इसकी स्टेट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। नाउ तो अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि रेस्ट और इक्विलिब्रियम क्या ये दोनों सेम है क्या, रेस्ट और इक्विलिब्रियम क्या ये दोनों सेम है क्या? देन हमारा आंसर है कि रेस्ट तो इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम भी रेस्ट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं रेस्ट का मतलब क्या होता है। जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम बोलते हैं कि भाई वो बॉडी रेस्ट में, रुकी हुई होना रेस्ट में होता है। जबकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी जैसी है वैसी रहे। जैसी वैसी रहने का मतलब क्या है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम के अंदर किसी बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स जो होते हैं, नेट फोर्स का जो सम है वो 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ है टाइम के साथ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये बॉक्स यहीं पर है, तो ये किस में, ये रेस्ट में है ना। और ये बॉक्स जैसा है वैसा ही रहे तो हम कहेंगे भाई ये किस में है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में। इसीलिए हो पाया क्योंकि नेट फोर्स पर 0 है ना। लेकिन मान के चलो ये अपने पास स्फीयर है, एक फुटबॉल है, ये आगे बढ़ रही है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, कोई नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। अब हमने क्या किया कि इस पर पीछे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया सेंटर से, दोनों पर, ठीक है, सेम तरह से। अब हुआ क्या, 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे, 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे। अब आप ये बताओ क्या फोर्स लगने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, है ना। तो फिर ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ती चली जाएगी इंस्टेड ऑफ फोर्स। समझे ना, बात समझ रहे हो, डिस्पाइट फोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई ये बॉल रेस्ट में नहीं है, लेकिन ये बॉल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, उस बॉडी पर नेट फोर्स यदि 0 है तो बॉडी जैसे चल रही है ना वैसे ही चलती चली जाएगी, जैसे रखी है वैसे ही रखी रहेगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रेस्ट और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स को हमने फर्दर ब्रांचेस में कैटेगराइज किया। जैसे कि मैकेनिक्स को हमने फर्दर 2 ब्रांचेस में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। हमने जाना है कि मैकेनिक्स रेस्ट, मोशन और इक्विलिब्रियम तीनों की स्टडी है। इस इक्विलिब्रियम के अंदर रेस्ट और मोशन दोनों आ जाते हैं, तो इसको हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं होती। नाउ तो बॉडी जब रेस्ट में होती है, तो इस रेस्ट की स्टडी करना, उस बॉडी की स्टेट की स्टडी करना इन द रेस्ट इज स्टैटिक्स। हम उसको स्टैटिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। जबकि दूसरी जो ब्रांच होती है वो डील करती है मोशन के साथ।
मोशन की जो ब्रांच है हम उसको कहते हैं डायनामिक्स, और डायनामिक्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज काइनेटिक्स एंड सेकंड इज काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन को, काइनेमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं मोशन को, ठीक है। लेकिन मोशन विद कॉज, मोशन विद कॉज मतलब काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई क्या कारण है कि ऐसा मोशन हो रहा है, क्या कारण है कि 5 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी मूव कर रही है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ पढ़ते हैं मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। मतलब अगर ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो हम ये नहीं जानेंगे, ये नहीं पता करेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड से क्यों जा रही है, बट इसके मोशन को स्टडी करेंगे। ये 2 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगी, ये अगर यहां से गड्ढे में गिर जाए तो कितनी नीचे तक जाएगी, है ना। ऊपर से अगर मैंने एक बॉल फेंकी तो कितने सेकंड में नीचे पहुंच जाएगी, क्या इसकी वेलोसिटी होगी। तो ये सब कुछ हम विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, बिना कारण जाने कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? इसको हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो आप समझ जाओगे मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, ओनली रेस्ट, डायनामिक्स, मोशन। मोशन को हमने दो पार्ट में काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, विदाउट कॉज, सॉरी विद कॉज, विदाउट कॉज। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें जो पहली कड़ी है, जो पहला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन वही करेंगे जो पूछे जाते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप हेडिंग बनाएंगे बढ़िया सी हेडिंग बनाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, थोड़ा सा राइटिंग में मुझे माफ कर देना, जो हैंड राइटिंग है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस लिख दिया सो दैट टाइम बच सके, अपना लिखने का टाइम अपन नहीं लेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को समझते। देखिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या करेंगे देखो क्या करना है अपन को। लेट्स से मान के चलो ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी। अब यहां पर क्या है, आप ए से बी तक जाने के आपके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और भी है रास्ते जीवन साथी चुनने के, है ना। तो शादी.com पे नहीं जाना है अपन को, पहले करना है यहां से ए से लेके बी तक आप ट्रेवल किए, ये रास्ता हो सकता है। लेट्स से आपने चला इसको 7 मीटर। नाउ अब आप यहां से लेके यहां तक जा सकते हो, ये भी आपका एक रास्ता हो सकता है 20 मीटर, ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहां से लेके घूम घाम के और यहां तक जा सकते हो, ये भी आपका रास्ता हो सकता है 40 मीटर। और एक और रास्ता होता है ए से लेके बी तक जाने का, दैट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, 5 मीटर। ये आपका एकदम स्ट्रेट चले तो आप इतना आपको चलना पड़ा। नाउ अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो वो आपका शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट भी हो सकता है ना। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड ये होती है आपकी डिस्टेंस। मान लो ए से लेके बी तक आप जितना चले ये हो गई आपकी डिस्टेंस। आप मतलब ये वाले केस में डिस्टेंस 7 मीटर, आप ये वाले ए से लेके बी तक कितना चले भाई 20 मीटर, तो सेकंड वाले केस में 20 मीटर। ए से लेके बी तक आप कितना चले बोला 40 मीटर, ये हो गई आपकी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 40 मीटर। लेकिन हर केस में अगर आप देखोगे तो ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 5 मीटर ही होगी। आप यहां से जाओ बी पर पहुंच जाओ 5 मीटर, आप ऊपर से जाओ हेलीकॉप्टर से आ जाओ 5 मीटर, बिकॉज दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, कितना एक्चुअल में चल रहे हो, दिस इज और डिस्टेंस। तो चला तो आपने ये भी है, ए से लेकर बी तक आप मूव तो किया हो ना, ट्रैवल तो आपने किया है, तो फिर आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो। और ये डिस्टेंस कौन सी है, सबसे छोटी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट भी है, समझे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपकी इक्वल भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, डिस्टेंस 7 मीटर, 20 मीटर, तो इक्वल भी हो सकती है और डिस्टेंस ग्रेटर भी हो सकती है देन डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्प्लेसमेंट से छोटा कुछ नहीं हो सकता, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से बड़ा जरूर हो सकता है डिस्टेंस। तो आपने क्या बोला, इट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर, ये इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, और इससे छोटी भी हो सकती है, और लेस देन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिस्टेंस जो है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। एक्चुअल में क्या है कि आप यहां से चले, आप 5 मीटर चल गए तो भैया इसने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव ले लिया, ठीक। तो डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक ही जगह पे खड़े रह गए तो ये डिस्टेंस आपकी जीरो हो गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम को कंसीडर करते हैं। कैसे, मान लेते हैं अगर आप ओरिजिन से प्रेफरेंस ले रहे हो, ओरिजिन से लेफ्ट में चले गए 5 मीटर तो आपका -5 मीटर हो गया, राइट में चले गए 5 मीटर
मीटर, तो ये आपका +5 मीटर हो गया। तो ओरिजिन से रेफरेंस ले रहे हो तो आपने इसको लेफ्ट राइट को अप डाउन को प्लस माइनस इस तरह से हम करते रहते हैं। तो ये जो है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे है, मान के चलो आप ए से आप जा रहे हो बी पॉइंट तक, सॉरी आप ए से चले, आप ए से चल गए दोबारा से ए पॉइंट पर आ गए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो आप देखो तो कैसे निकालोगे, आप ए से चले और दोबारा से ए पॉइंट पर आ गए, चाहे आपका रास्ता कुछ भी हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट आप अपने प्लेस से कितना डिस करे, ठीक है ना, कितना जो है ना डिस्प्लेस हुए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप अगर इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना। नाउ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट फॉर लीनियर पाथ। क्लियर है नाउ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है आपका। हाँ, आप अगर यहां से चलो और वापस यहीं पर आ जाओ, मान के चलो इस तरह से ये कंडीशन बन रही है, आप ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है, आप ए से चले वापस ए पे आ गए, तो डिस्टेंस कितनी हुई, 5 10 15 20, एक्चुअल पाथ 20, ठीक है। और यहां पर देखो ए से चले और ए पे ही आ गए, ठीक, तो शॉर्टेस्ट पाथ ए से चल के ए पे जाने का जीरो। या फिर इसी को ऐसे देख लो, इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या थी ए, तो भाई इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हो जाता है, जीरो। चलिए, तो ये इसका हो सकता है, ठीक है। नाउ अब इसमें जो है हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, स्केलर में स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते कि आप कहीं भी जाओ आपको +5 मीटर ही लेना है, ठीक है, डिस्टेंस में। जबकि यहां पर क्या है, अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हो तो आप -5 मीटर ले लो, राइट में जा रहे हो तो प्लस, ऊपर जा रहे हो तो प्लस, नीचे जा रहे हो तो माइनस, अंदर घुस रहे हो अंदर तो माइनस, और बाहर निकल रहे हो बोर्ड से तो प्लस ले लो। दैट मींस यहां पर डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ती है। तो इस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। स्केलर और वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल से। देखो आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नाउ ये आपके पास पाथ ए है, ठीक है, अगर आप ए से इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट पे जाओगे, तो क्या क्या आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी, एक टाइप का क्वेश्चन। आप ए ये पॉइंट है, आपने इस पहिए को थोड़ा सा जो है ना घुमा दिया, और घुमाने के बाद मैं कहूं इसको रोल करा दिया आपने, ठीक है, कितना, आधा रोटेशन या कहूं जो है हाफ रिवॉल्यूशन करा दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट यहां खिसक के पहुंचेगा, समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी। इसके बाद वेक्टर डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। नाउ ठीक, चलिए। अच्छा, लास्ट ईयर वाली मेरी वीडियो है उसको मैं थोड़ा सा प्राइवेट कर दूंगा, बिकॉज नई वीडियो में रखूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए जरा नाउ। तो यहां पर क्या हुआ, आपसे कहा गया, ये जो क्वेश्चन है आपका पहला पूछा जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है आपको, ठीक है, हर केस में। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये हो गया, लेट्स से आपके पास एक स्फीयर है या एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो रही 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप ये ए पॉइंट पर खड़े हो, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, चलो इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। चलिए, नाउ आपसे कहा कि भाई ए से लेके सी तक जब आप जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालो। बड़ी सिंपल सी बात है कि ए से लेके सी, मतलब अभी आप यहां से चलना स्टार्ट हुए, चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, आप ए से लेके ए तक बात कर रहे हैं, फुल रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर अगर लगा देते हो या कहीं एक पूरा रोटेशन अगर आप लगा देते हो, आप चल रहे हो तो रिवॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। आप यहां चले, एक रिवॉल्यूशन में कितनी जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आप ए से चलना स्टार्ट हुए, पूरा रिवॉल्यूशन जब आपका हो जाएगा, अगेन ए पे पहुंच जाओगे, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। नाउ अब डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो आप कितना चल दोगे, पहले बताओ आप चल कहां रहे हो। आप ए से चलना स्टार्ट किए और घूमते घूमते आप ए पर आ गए, तो आप कितना चल रहे हो, तो आप जरा बताओ कितना चल रहे हो। तो सर्कमफेरेंस, आप चल कहां रहे हो, आप इसकी सर्कमफेरेंस पर, आउटर पेरिफेरी पर चल रहे हो ना,
आउटर पेरिफेरी पर चल रहे हो तो क्या बोलोगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो लगा दो जरा 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, 22/7। चलिए इंटू आर कितना है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दो तो आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, है ना। 44 और ये 88 सेंटीमीटर ना। तो डिस्टेंस निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें। मान लो अगर ऐसे पूछा जाता कि आप ए से लेके डी तक चले हो, कितना, या मान लो ए से लेके सी तक चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ ये देखो ए पर हो और यहां तक चल गए, यहां तक, ठीक। तो ये देखो 14 सेंटीमीटर ये रहा, रेडियस ऑफ 14 ये रही। मतलब अगर आप ए से लेकर डी तक पहुंचोगे तो पूरा डायमीटर कवर कर लोगे ना, तो आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अगर आप ए से लेकर सी तक चल रहे हो, लेकिन हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 पाई आर, सर्कल पे चल रहे हो ना, और ये जो है ये एक सर्कल का आधा है, तो आप यहां पर 1/2 का इंटू कर दोगे, ये हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आपका 14, ये देखो इस तरह से 44 आ जाएगा, ठीक है, 44 सेंटीमीटर। नाउ अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाता इसका तो क्या करोगे, मतलब ए से लेके डी तक पूछा जाता तो आप 2 पाई आर में, ये देखो ये कितना है, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, एक बार जरा देख लें, इसको हटा दें, ये सिंपल है, मैं जानता हूं आप ये सारी चीज समझते हो, लेकिन फिर भी ये फर्ज मान के बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ए से लेके डी तक जाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, तो देखो ए टू डी, ए से लेके डी तक चले, शॉर्टेस्ट पाथ देखो कैसा है, ये ए से लेके डी, कैसे निकालोगे भाई, पीजीडी लगा दो, ये 14 तो ये कितना हो जाएगा, रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट या रूट 2 14, ऐसे निकालोगे तो 19.6 हो जाएगा ना, 1.414 और 14 समझ गए, तो 14 196, तो ये आपका 19.67 कर दो इसको, ठीक है। चलिए इतना हो गया और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्टेंस निकालोगे, कैसे निकाल दोगे भाई, ये कितना पाथ है, ये एक सर्कल का 1/4 रह गया, 3/4 पार्ट है, तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3/4 कर दो, आंसर आ जाएगा, समझे ना। 75% है ना, ये 75% मतलब 3/4 होता है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है वो किस तरह का होता है, मैं सब कुछ जो है ना 14 सेंटीमीटर ले रहा हूं सो दैट हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे व्हील डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस एंड करेंगे डायरेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन, है ना। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बस ईमानदारी से इसको एक बार सोचने की कोशिश करना बस, है ना। थोड़ा सा भी मैं पूरा इरेज करना पड़ा कुछ कारण से ना। तो अभी बात करेंगे व्हील डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हील डिस्प्लेसमेंट है ना, यदि हम एक व्हील को डिस्प्लेस कराएं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस किस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपसे कहा जाएगा कि ये हमारे पास एक व्हील है, क्लियर, ये एक व्हील है और अगर आपने इस व्हील को हाफ रिवॉल्यूशन कराया, हालांकि जो व्हील का जो मोशन होता है उसको रोलिंग मोशन कहते हैं, है ना, लेकिन बताना पड़ेगा कि इस व्हील ने कितना चक्कर लगाया। तो मान के चलो कि आपसे कहा, पहला जो केस है वो कह दिया हाफ रिवॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है वही हाफ रिवॉल्यूशन, फुल रिवॉल्यूशन, है ना, इसके बाद 1.5 रिवॉल्यूशन। तो अलग अलग केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालनी होती है। तो लेट्स से इसकी रेडियस होगी r, ठीक है, r। चलिए अब आपसे कहा कि मान के चलो कि ये रहा पॉइंट ए, ये हमें कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये जो पॉइंट ए है कितना ट्रेवल कर जाएगा, तो जरा सोचो। मान के चलो कि मैंने कहा यहां पर ये मैंने बना दिया ये पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए रहा। अब ये पॉइंट ए यहां पर है, चलो नीचे मान लिया मैंने, ये पॉइंट नीचे है। अब अगर ये आधा रिवॉल्यूशन कर लेगा तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, अगर एक कर लेगा तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, समझे। तो देखो आधे के बाद क्या हो रहा है, ये आधा रिवॉल्यूशन कर लेगा तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, समझे। तो मैंने कहा कि आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये पहुंच गया यहां से यहां, ये पूरा एकदम गोल नहीं बन पाया, कोई इशू नहीं ना। तो देखो आपको करना है कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है, इसने एक्चुअल में चला कितना, ये इतना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या,
इन दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, समझ गए। तो डिस्टेंस की हम बात करेंगे। तो जब डिस्टेंस निकालते हो ना, डिस्टेंस मान लो मैंने कहा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या होता है कि आप एक सर्कल, ये व्हील का एक तरह सर्कल है, तो जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो एक पूरा साइकिल कर लेगा तो कितना होगा, पूरा रेवोल्यूशन 2 पाई आर। अब ये क्या इसने पूरी रेवोल्यूशन किया क्या, नहीं हाफ रेवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 2 पाई आर। समझे, 1.5 रेवोल्यूशन कर लेगा तो 1.5 रेवोल्यूशन तो 3/2 ऑफ 2 पाई आर, 2 रेवोल्यूशन तो ओनली कितना हो जाएगा 2, समझिए 2 का 2 हो जाएगा इसमें ना। तो यहां पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू आर, ये आंसर हो जाएगा आपका हाफ रेवोल्यूशन के बाद इतनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आपको कोई वैल्यू दी जाए तो आप इसकी वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें, व्हील की रेडियस कितनी ना हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इस पॉइंट ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो क्या करोगे, तो आप यहां से देखोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये आपका पाई आर हो गया तो इसको कैलकुलेट करना है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। यदि हमने इसको मान लिया कि ये कितना है, ये इसकी रेडियस, अगर व्हील की रेडियस आर है तो टोटल कितना हो जाएगा 2r। तो आप यहां पर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, देख लो जरा आराम से, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये निकालना है ना ए, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाई 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 आर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये आर बचेगा और ये 4 प्लस पाई स्क्वायर ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे मान लो आर दे दिया 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हाँ, तो बस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से निकालनी है। व्हाट इफ रिवॉल्यूशन इज 1, तो क्या करोगे, अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, यदि हम एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ये नोट कर लो, है ना, 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जरा आप खुद से देख लो ना, देखो 1 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में पूरा 2 पाई आर होता है, पूरा 2 पाई आर, और ये तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 पाई आर, और ये ए घूम के पूरा एक रिवॉल्यूशन करने के बाद, एक रिवॉल्यूशन के बाद ए पूरा चक्कर लगा जाएगा ना, मतलब ये आपका यहां पर है इस तरह से, एक रिवॉल्यूशन के बाद ये पॉइंट वापस नीचे ही पहुंच जाएगा ना, तो एक रिवॉल्यूशन के बाद ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। समझे ना, इसी तरह से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपने इसको ले लिया, मतलब आप इसमें 1.5 रिवॉल्यूशन कर लोगे, 1.5 रिवॉल्यूशन, तो ये आपका 2 पाई आर प्लस पाई आर हो जाएगा, समझे, तो ये आपका 3 पाई आर हो जाएगा, 3 पाई आर आपका फिर बेस हो जाएगा और आपका हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर 2r ही रहेगा। तो इस तरह से व्हील डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, समझे ना। अब क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं एक बार उनको जानिए। डायरेक्शन में क्या पूछा जाता है, मान के चलो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, आप देन ईस्ट में मुड़ गए या वेस्ट में मुड़ गए, वापस साउथ में आ गए, आप 2 मीटर ऊपर चले गए, नीचे चले गए, तब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। इसको समझने के लिए पहले हमें जो डायरेक्शन वाला सिस्टम है ना वो समझना चाहिए। ये देखो, आप जानते हो, मुझे पता है, अरे सर जानते हैं आप, है ना, तो लेकिन नॉर्थ ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया साउथ। क्लियर है ना, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, नोज की ओर नॉर्थ और नीचे साउथ। लेकिन यहां पर बच्चों को थोड़ा सा जो है समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ये प्लेन पर है, कहां पर है, ये प्लेन पर है, ग्राउंड पर है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ऊपर तो आप ऊपर देखने लगो, नहीं, वो वर्टिकली अपवार्ड होता है, नीचे वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेकिन ये आपको प्लेन पर दिखाना 2D में, तो ये रजिस्टर पर, ये ग्राउंड पर है, मतलब ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर मत समझ लेना, ऊपर वाला वर्टिकली डाउनवर्ड है, नीचे वाला वर्टिकली, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऊपर वाला वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। एक और चीज आपको बताएं, क्योंकि अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़े, तो आप मान लो कि भाई अगर आप पॉजिटिव एक्स में जाओ तो हम कहते हैं कि ये आई कैप हो गया, आई कैप, ठीक है। आप जे में जा रहे हो मतलब वाई एक्सिस में, तो उसको कहा जाता है जे कैप। और अगर आप के में जाओ, के में मतलब ऊपर नीचे अंदर बाहर, तो आप उसको कहोगे, मतलब जेड में जाओ तो आप उसको कहोगे प्लस के कैप या माइनस के कैप। समझ आ गई इतनी बात। चलिए याद रखना, आई कैप स्क्वायर जो होता है 1 होता है 1, जे कैप स्क्वायर भी 1 होता है, के कैप स्क्वायर भी 1 होता है। आप इसको वेक्टर में पढ़ लोगे आराम से, उसकी टेंशन मत लेना ना हो। तो देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, जरा इस पे ध्यान देना। मान के चलो मान के चलो, ए मैन मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ, देन टर्न्स 10 मीटर
in east, find the distance and displacement from origin। ये क्वेश्चन है। इसमें अभी अपन एक छोटा सा ट्विस्ट और लेके आ जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। देखो कंडीशन क्या है, आप यहां से मान के चलो, कभी भी क्वेश्चन को ऐसे मत करना ये चारों एक्सेस बना के, परेशानी आएगी। ये तो सिंपल है, बना दोगे, है ना। 10 मीटर ऊपर जा रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर ईस्ट में मुड़ रहा है, ये 10 मीटर। डिस्टेंस निकालनी है, कितनी हो जाए डिस्टेंस, एक्चुअल में कितना चला, 10 मीटर ऊपर गया, 10 यहां गया, तो डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये देखो, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो क्या निकालोगे, √10² प्लस √10², कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 10√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 200, 10√2 हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, √200 नाउ, तो 10√2 मीटर हो गया। और अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपका अप्रॉक्स 14 मीटर आ गया, समझे। नाउ ये इस तरह से आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। लेकिन अगर आपसे ऐसा कह दिया जाता कि 10 मीटर ईस्ट में जाता है एंड 10 मीटर अपवार्ड, 10 मीटर ऊपर भी अगर जाता, मतलब ऐसे गया, ऐसे गया, इस रजिस्टर पे हम देख लेते हैं कि कोई भी पर्सन किस तरह से गया, 10 मीटर नॉर्थ में, ये गया, यहां सेंटर 10 मीटर नॉर्थ, ये देखो 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 10 मीटर ईस्ट, अब 10 मीटर ऊपर और उठ गया, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। ये ओरिजिन 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट और 10 मीटर अपवार्ड, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी इन दोनों पॉइंट के बीच में, समझे। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। तो अब आप ऐसे सिस्टम से दिखाओगे तो कहां दिखाओगे, है ना, नहीं दिखा पाओगे ना। तो क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात, ये ओरिजिन हो गया, 10 मीटर नॉर्थ बना दिया, ऊपर जा रहा है 10 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो आपने इसको वाई कैप दिखा दिया, मतलब जे कैप, ठीक है, ठीक। और कहां जा रहा है, 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, तो यहां दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां दिखाओ 10 आई कैप, ठीक है। अब कहां जा रहा है, 10 मीटर अपवार्ड जा रहा है, तो यहां दिखा दो 10 जे के कैप। अगर आपका क्वेश्चन आया था 10 डाउनवर्ड जा रहा होता तो -k कैप लगा देते, ठीक है, मतलब पीछे को मत दिखाना, -k कैप लगा दो, बहुत है। चलिए इतना क्लियर है। नाउ क्या करना है कि भाई इसकी इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बड़ी सिंपल सी बात, डिस्टेंस तो वही हो जाएगी, 10 10 10 30 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस तो वही हो जाएगी, 10 चला फिर 10 चला फिर 10 चला, 30 हो गई, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसे केस में जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है कि अंदर जाकर के सभी वैल्यूज का रूट में स्क्वायर कर दो और सारी वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखना है, सो दैट अगर कोई वैल्यू माइनस की भी है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, कोई वैल्यू माइनस की भी है तो वो भी प्लस में आए। इसका मतलब ब्रैकेट, इस रूट के अंदर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बस इतना याद रख लेना। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, यहां पर ब्रैकेट में 10 आई कैप स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 10 जे कैप स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 10 के कैप स्क्वायर। ब्रैकेट में क्यों, बिकॉज अगर कुछ माइनस का होगा तो ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस का हो जाएगा वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू 1, जे स्क्वायर की वैल्यू 1, के स्क्वायर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर होते हैं डायरेक्शन देने की, बस। तो कितना आ गया, 10√3 मीटर, समझे, ठीक है, बात समझ गए ना। अगर जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी अगर आपको ऐसे ही करना हो तो कर दो, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आंसर आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन आपको कराएंगे 1 नंबर, ठीक है, बढ़िया। देखो तो इसको हटा देते हैं और डिफरेंस लिखते हैं सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी में, और फिर हम बात करते हैं। चलिए अब देखिए स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। स्पीड जो है डिस्टेंस के लिए होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। डिफाइन करना है तो कैसे बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए आगे बात करते हैं। देखो रेट का मतलब ध्यान रखना, मार्केट में जाओ तो भाव होता है
क्लियर है? बैंक में जाओ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की बात करते हैं। फिजिक्स में आ जाओ तो रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड लगा देना। बड़ी सिंपल सी बात है ना? बात समझ गए ना? तो अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, या मैं कहूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअल में क्या होता है कि दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, बात समझिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यानी कि एक सेकंड में मैंने या एक आधे सेकंड में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, जबकि एवरेज स्पीड होती है कि मान के चलो आप यहां से चले और आप मुंबई जा रहे हो, ठीक, बीच में आपकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, देन 50 किलोमीटर पर आवर, हाईवे आ गया तो आपने 100 किलोमीटर पर आवर कर दी, ट्रैफिक में से गए तो 40 किलोमीटर पर आवर फिर से कर दी। समझ गए? तो ये जो आप निकालोगे ना तो उसको कहेंगे एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी योर एवरेज स्पीड। समझे? तो देखो ये क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैं सिंपल कह देता हूं स्पीड। ठीक है, जबकि अगर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक, तो आपने कहा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये हो गया। तो मेनली ज्यादातर हम बात करते हैं, बोला आज बस 60 किलोमीटर पर आवर से गया था, है ना, क्योंकि मुझे 2 घंटे लगे और मैं 120 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। तो इसका मतलब क्या है? आपने एवरेज स्पीड बताई है। समझे ना? क्या बताया? एवरेज स्पीड। बिकॉज इस दौरान आपकी स्पीड कई बार कम या ज्यादा हुई होगी, तो आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके बताया। तो जनरली जो हम बात करते हैं वो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, आप क्या कहोगे? क्या बोलोगे? दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, समझदार हो आप लोग, है ना, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है आपकी। आगे क्या करना है? आगे आपको करना है कि भाई स्पीड जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस, स्पीड जो है ना ऑलवेज आपकी पॉजिटिव होगी, जबकि वेलोसिटी, स्पीड आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और अगर बॉडी आगे नहीं बढ़ी तो जीरो हो जाएगी। जबकि वेलोसिटी आपकी फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ा, जबकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। क्लियर है? चलिए, छोटी सी बात है। आगे हम बात करते हैं, मान के चलो कि हमारे पास ये देखो, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना। आप ए पॉइंट पर हो और आप यहां से कितना ट्रेवल किए? आप ए से बी तक आ गए। आप ए से बी तक आ गए और लेट से आपने जो है ना यहां पर 20 मीटर यहां पे ट्रेवल किया। अब बी से ए तक आप लौट के आए और आप यहां तक आ गए। कहां तक आ गए? ये इस पॉइंट पर। ठीक, आपने 5 मीटर और ट्रेवल किया। ठीक, 5 मीटर और ट्रेवल किया। ठीक, तो आपको पता करना है, और इस पूरी जर्नी में यहां से लेके यहां तक आपने टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम वो था आपका 5 मीटर, वो था आपका 5 मीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब अगर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस लेंगे, दैट विल बी 20 + 5, दैट मींस 25 अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड। तो ये हो गया 5 सेकेंड। तो जो आ गया आंसर हमारा वो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। समझे? लेकिन अगर आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या करोगे भाई? ये 20 गया राइट साइड तो आपने +20, 5 लौट के आ गया -5, मतलब ये 15 बचा है, 15 मीटर। और कितना टाइम लगा? टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड। तो कितना होगा भाई? 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इस केस में ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी कम है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई ना? क्लियर है? नाउ अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरह से एवरेज स्पीड के या एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन, इसके बाद अपन अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। मान लो कि ये हो गया पॉइंट ए, आपको ए से लेके बी तक जाने में लगा आपको 3 सेकेंड। ठीक है,
और आप गए थे किस स्पीड से, आप गए थे भाई 40 किलोमीटर पर आवर। चलो अभी एक मिनट अपना टाइम और लेते हैं। ये आपने 40 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अब आप बी से लेकर ए तक आए, बी से लेकर ए तक आए और आपने जो है ना 40 मिनट ट्रेवल किया, लेकिन इस बार आपको लगे 2 सेकेंड। कितना लगे? 2 सेकेंड। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। निकाल दोगे समझदार हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 80 अपॉन टोटल टाइम हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। निकाल दोगे 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ए से गए थे बी तक और बी से वापस आ गए यहां तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में आपकी 0 हो जाएगी। चलिए अब जो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन एक बार देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है कि मान के चलिए ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विद स्पीड 40 किलोमीटर, या विद स्पीड कितना ले लो आप 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड comes back with 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज, समझ गए? ये क्वेश्चन आपको मिल गया। इसको कैसे करोगे जरा ट्राई करो। इसको कैसे करेंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात, ये रहा टाउन ए और ये रहा टाउन बी, ठीक। एक कार है, यहां से यहां तक जाती है, वापस यहां लौट के आती है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0, दोबारा से नहीं लिखेंगे। लेकिन एवरेज स्पीड की बात हम करेंगे तो क्या आपको इसमें डिस्टेंस बताई है? नहीं बताया। टाइम बताया? नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपने लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है क्या आप बता सकते हो? नहीं। अपन को तो ये पता है कि यहां पर जब ये गया तो इसकी जो स्पीड थी वो थी 24 किलोमीटर पर आवर, ये गया। और जब लौट के आया तो उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ना तो हमें यहां पर टोटल डिस्टेंस दी कितनी है और ना ही हमें टोटल टाइम दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे? लेट से हमने माना कि भाई ये कितनी डिस्टेंस है, ये है आपके पास x। तो हमने कहा कि भाई जाते में इसको x जो है x मिनट ट्रेवल किया, प्लस आते में इसने x मिनट ट्रेवल किया, ठीक है ना। टोटल टाइम, अब जाते में जो टाइम है वो ज्यादा लगा होगा बिकॉज ये 24 किलोमीटर पर आ रहा है, और आते में टाइम कम लगा होगा बिकॉज ये कुछ और स्पीड है। तो भाई t1 इसका टाइम कुछ और होगा, इसका टाइम कुछ और, तो t1 प्लस t2 हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या करेंगे कि इस t1 की वैल्यू को और t2 की वैल्यू को निकाल दो। तो हमने कहा कि भाई यहां पर देखो फॉर्मूला होता है ना, अपन जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो देखो स्पीड कितनी है, आप मान के चलो ये कितनी स्पीड से जा रहा है पहले बार में, तो ये गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने x, और टाइम कितना लिया t1। तो t1 कितना आ गया? t1 आ गया अपने पास x अपॉन 24, और ये आपका जो भी यूनिट है उसकी यूनिट हम लिख देंगे, ठीक है। r में चल रहा है तो r में लिख देंगे ना। अब इसी तरह से आप t2 निकालोगे, t2 निकालोगे कितना आ जाएगा? x अपॉन ये आपका 36, x अपॉन 36, और पीछे आ जाएगी इसकी यूनिट लिखनी है तो लिख देना, ये आपका मीटर है और ये आपका किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो मीटर क्या? किलोमीटर मान लो, तो किलोमीटर से किलोमीटर, ये r में आपका आंसर आ जाएगा। ये मान लो x किलोमीटर जा रहा है ना। अब देखो कंडीशन क्या है, ये आपका 2x, t1 की वैल्यू कितनी हो गई? x अपॉन 24, और ये r आ जाएगा, ठीक है ना, r, बिकॉज हमने मान लिया कि ये कितना है, ये x किलोमीटर और ये x किलोमीटर पर आवर, r पहुंच जाएगा ऊपर, और ये कितना? x अपॉन 36। एलसीएम लोगे तो बीच वाली वैल्यू को आ जाती है एलसीएम में, एलसीएम लेंगे 24, 36,
2 12 और ये 18 और ये 6 और ये 9 और ये 3 और ये 9 और ये 3 और ये 9, ये आपका इतना हो गया, ठीक है, 9 18 72, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपका 2x अपॉन, यहां से x कॉमन ले लो और ये आपका 1/24 प्लस 1/36 और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 अपॉन, ये आपका एलसीएम आ गया 72, 3 + 2, ये आपका हो गया 2 अपॉन, हाँ जी 3 + 2, ये आपका हो जाएगा 2/5/72, तो 72 चला जाएगा ऊपर, तो आप इसको लिखेंगे यहां पर 72 × 2 अपॉन आपका 5, तो 144/5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में चल रही है ये, तो आपका 5 2 जा 5 8 जा, ठीक है, मतलब ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20.8 आपका अप्रॉक्स ये आ गया है, ठीक है ना, 20.8 किलोमीटर पर आवर, 20.8 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई, डिवाइड सही किया ना। चलिए 5 10 और ये 8 बचेगा, ठीक है, तो 20.8 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। नाउ अगर आपको यही क्वेश्चन मिल जाता इन टर्म्स ऑफ ये v1 एंड v2 वेलोसिटी, तब आप इसको कैसे करेंगे? तो v1 एंड v2 वेलोसिटी के लिए हम इसको करेंगे, उसके बाद जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसमें आप उसको आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो सेम क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, सेम क्वेश्चन यदि हमें मिल जाए, बस वैल्यूज को हम चेंज कर दें। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, ठीक है, उसको जरूर बताना। मान के चलो ये जा रहा है स्टार्टिंग में v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक, v1 वेलोसिटी के साथ, और लौट क्या आ रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। एवरेज स्पीड, एवरेज जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। क्या करोगे, ये यहां से a और ये b, v1 से गया और ये v2 से वापस आया, ठीक है, v1 से गया v2 से वापस आया, टाइम नहीं पता कितना लगा, तो अब आप एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बना दोगे, t1 कितना निकालोगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 डिस्टेंस अपॉन, ये आए हुए क्वेश्चन है दिस वन, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, t1 निकाल ले, t2 निकाल दिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस x + x अपॉन टोटल टाइम, तो t1 + t2, ठीक है, बिकॉज अलग अलग वेलोसिटी है तो टाइम भी तो आने जाने में अलग अलग रहेगा, तो ये आपका 2x प्लस, अभी देखो यहां पर चेंज करेंगे, ये आपका हो गया कितना, x/v1 प्लस x/v2, ठीक है, तो देखो 2x अपॉन ये x अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2 और ये आपका आ गया v2 + v1 v2, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 × v1 v2 अपॉन v1 + v2, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड निकल करके, है ना। इसको थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लो अब अगर आपसे कुछ भी कह दे कि आप जा रहे हो 14 किलोमीटर पर आवर से और लौट के आ रहे हो 28 किलोमीटर पर आवर से, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बाद इसको हटा करके दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसको एक बार समझिए। कहा गया अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, जितना अपन पढ़ेंगे ना उतना नोट करेंगे, मतलब उतना ड्रॉ करेंगे। मान के चलो एक बॉडी है, ए से लेके बी तक जा रही है, ए बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, मतलब जितनी भी डिस्टेंस है उसका आधा ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी v1। तो मान के चलो कि ये टोटल डिस्टेंस अपनी हो गई x, तो इसका x/2 जो है ये कवर कर रही है वेलोसिटी v1 के साथ। आगे बढ़ेंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी, v2 फॉर हाफ टाइम। मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, ये तो मतलब ये पार्ट टोटल कितना है x/2। अरे ये कहा था हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो भाई पहला आधा इसने इतने कवर कर लिया और अगला आधा जो है ये 2 पार्ट में कवर करती है ना। हाफ टाइम v2 फॉर हाफ टाइम, मतलब यहां पर मान के चलो इसको पहले लगा हुआ कुछ टाइम t1 और ये आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको लगेगा टाइम टोटल t2। फॉर हाफ टाइम ये वेलोसिटी v2 के साथ चलता है, तो हमने लिखा भाई v2 वेलोसिटी के साथ चलता है आधे समय के लिए। मतलब आधा समय कितना होगा,
मान लो अगर टोटल लग रहा है इसको t2 तो ये हो जाएगा t2/2। और v3 वेलोसिटी के साथ जाता है, v3 वेलोसिटी के साथ फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम कह रहा है वो हाफ टाइम, ठीक है, इसलिए आपका ये हो जाएगा t2/2। समझे, याद रखना ये टाइम और ये टाइम मतलब t1 और t2 जो है वो बराबर हो कुछ नहीं कर सकते, समझे ना, है ना, इसलिए हमने इस वैल्यू को अलग अलग ले लिया। लेकिन वो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आधे समय के लिए इसका आधा फॉर रिमेनिंग, देखो फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम कहां गया भाई, हाफ डिस्टेंस कवर्ड वेलोसिटी v2 फॉर हाफ टाइम एंड ये फॉर आधा, ठीक है, समझ गए। ये देखो v1 उसने t1 टाइम x/2, ठीक है, फिर ये जो x/2 डिस्टेंस बची उसको उसने दो टुकड़ों में कवर किया, v2 को आधे समय के लिए चला, v3 को आधे समय के लिए चला। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज ए से बी तक जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होने वाली है ना, बिकॉज स्ट्रेट पाथ है ना। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी निकालोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। अगर आप ये t1 और t2 की वैल्यू निकाल दो तो काम हो जाएगा, t1 और t2 की। तो t1 की वैल्यू तो निकालना बड़ा ही आसान है ना, t1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जरा t1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है x/2 अपॉन स्पीड कितनी है v1, निकल जाएगा। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 की वैल्यू आ गई x/2 v1, निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब t2 की वैल्यू निकालनी है, t2 की वैल्यू कैसे निकालें जरा देखो। t2 की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपने कहा ऐसा करो कि होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा करिए कि आपको t2 निकालना है, तो ऐसा कर लो कि भाई ये हो गया t2, ठीक है, टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, ये आधी डिस्टेंस चल रहा है ना x/2 अपॉन स्पीड कितनी है भाई, दो स्पीड से चल रहा है, एक है इसकी स्पीड v2 और एक है इसकी स्पीड v3, ठीक है। लेकिन अपन इसको ऐसे करने की जगह थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चेक कर लेते हैं सही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने कहा हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जरा देखो डिस्टेंस कितनी है, ये चलेगा x/2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये देखो स्पीड, ये v2 स्पीड के साथ चल रहा है, v2 स्पीड के साथ आधे समय के लिए, स्पीड इनटू टाइम t2/2। चलिए प्लस, अब देखो v3 स्पीड के साथ चल रहा है आधे समय के लिए, तो t2/2, समझ गए नाउ। अब देखो ये 2 से तो सबका 2 कैंसिल हो जाएगा, समझे नाउ। तो अगर आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे t2 की तो ये आने वाली है, देखो t2 कॉमन आ गया, v2 प्लस v3, समझे। तो t2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी, t2 की वैल्यू आ गई x अपॉन v2 प्लस v3, ये बन गया। तो t1 की वैल्यू आपने निकाल दी, t2 की वैल्यू आपने निकाल दी, अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा, समझे। तो t1 की वैल्यू कितनी है, इतनी, t2 की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब अपन क्या करें, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कुछ भी कहो, एक ही बात है। अब तो x अपॉन t1 की वैल्यू है x अपॉन 2v1 प्लस इसकी वैल्यू है x अपॉन v2 प्लस v3, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट करते जाओ, ठीक है। चलिए तो x अपॉन ये x आ गया 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस v3, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा आपका 1 अपॉन ये एलसीएम आ गया 2v1 v2 v3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा v2 इंटू v3 प्लस यहां आ जाएगा आपका 2v1, समझ गए, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2v1 v2 v3 अपॉन में 2v1 प्लस v2 इंटू v3। ये एवरेज वेलोसिटी इसकी, या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कहो, निकाल दिया आपने, ठीक है ना। स्पीड लिख दिया, स्पीड लिख दो, वेलोसिटी लिखना है वेलोसिटी लिख दो, बिकॉज ये जो क्वेश्चन अपना सिर्फ स्ट्रेट पाथ का है, यूनिडायरेक्शनल, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी नीट में आया, अभी का मतलब 2 मिनट पहले नहीं, 1 साल पहले आया, ठीक है नाउ। तो इसको हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं।
फिर अपन आपको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन आपको नीट 2017 में पूछा गया है। अगर आप इतने टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको जो है ना पूरा फील आ जाएगा, पूरी खुशबू आ जाएगी, मजा आ जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन दे दें आप उसमें अपना लॉजिक लगा पाएंगे, समझे ना। वेरिएशन अगर आ जाएगा तो आप उसको समझ पाएंगे। देखिए कंडीशन क्या बनती है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। क्या हुआ कि भाई प्रीति कबीर सिंह से मिलने जो है कहां गई, मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन पर जो एस्केलेटर था ये काम नहीं कर रहा था, है ना। और यहां पर ये इसका इंतजार कर रहा है, ये इसका इंतजार कर रहा है। अब आप जानते हो उसको, ये सिगरेट भी पीता है, ये पी रहा है बीड़ी। कैरेक्टर्स का ज्यादा अच्छा नहीं था इसलिए पी रहा है बीड़ी, ठीक है ना। अब देखो ये इसको जो है ना प्रीति से मिलना है, ठीक। अब प्रीति जो है दौड़ती हुई, भागती हुई, चहलकदमी के साथ जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। ये आगे बढ़ रही है, ध्यान से देखो, इसको बढ़िया सुंदर सा बनाए, ये ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखो, ओ ये रहा, देखो प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वेंट ऑन फुट। पहले दिन स्टेशन गई, मेट्रो स्टेशन, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था तो वो पैदल गई और उसको टाइम लगा T1। ऑन अनदर डे शी रिमेन स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर। दूसरे दिन वो शी रिमेन स्टेशनरी, वो खड़ी रही सिर्फ, और जो है ना मूविंग एस्केलेटर पर। अगले दिन ये एस्केलेटर काम कर रहा था और ये खुद ब खुद ऊपर चला गया। इस प्रीति को कबीर सिंह के पास पहुंचने में लगा टाइम T2, क्लियर है। उसके बाद द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। वो कह रहा है कि अगर पहले दिन क्या हुआ कि ओनली प्रीति चल रही थी, एस्केलेटर रुका था, टाइम लगा T1। दूसरे दिन क्या हुआ कि प्रीति रुकी थी, एस्केलेटर चल रहा था, टाइम लगा T2। तीसरे दिन क्या हो रहा है कि प्रीति भी चले और एस्केलेटर भी चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब इसमें पूछ रहा है वो टोटल टाइम टेकन, क्लियर है। तो सबसे पहले पहला केस में मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस है पूरी ये x है। पहले केस में देखना कि पहले केस में ओनली प्रीति चल रही थी ना, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहले दिन उसको टाइम कितना लगा T1। चलिए दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में जो है प्रीति सिर्फ रुकी हुई थी और एस्केलेटर चल रहा था, क्लियर है। तो डिस्टेंस एस्केलेटर ट्रेवल की x अपॉन T2, समझे ना, x डिस्टेंस T2 टाइम में। नाउ तो अब देखो आपको निकालना है टोटल टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन मूविंग एस्केलेटर, है ना। चलिए मतलब तीसरे केस में प्रीति भी चल रही है, टू वॉक मतलब प्रीति भी चल रही है, ऑन मूविंग एस्केलेटर और एस्केलेटर भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका टोटल डिस्टेंस या टोटल वेलोसिटी निकाल रहे हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल वेलोसिटी, ठीक है। यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला टोटल टाइम का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है x है, लेकिन टोटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो जब ये प्रीति अकेली चल रही है VP, जब एस्केलेटर चल रहा है BE, तो नेट वेलोसिटी आप कह लो, नेट वेलोसिटी V नेट कह लो या टोटल वेलोसिटी कह लो। क्या करोगे, VP ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप देखेंगे तो VP प्लस VG कितना हो जाएगा, VP कितना है x अपॉन T1, x अपॉन T2, तो कितना हो गया ये आपका अगर आप ये x कॉमन आ जाएगा और आप इसको T1 T2 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां से T2 प्लस T1 ये हो जाएगा, तो इसलिए आपने निकाल दी V नेट या टोटल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी x हो जाएगी, इसके बाद टोटल वेलोसिटी आपकी x अपॉन T1 T2 या T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, इसको टोटल टाइम लगा। ऑप्शन दिया है, हाँ जी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, समझे। तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, बहुत 100 तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम है, एक ही फॉर्मूला है, बस में थोड़ा सा चीज बदल दी गई और आपसे पूछ लिया गया, समझे। इसको अपन रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, लेकिन अपना कमेंट जरूर करके बताएं, मतलब आपको कितना समझ में आया, आप रेगुलरली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, जरूर कमेंट करके बताएं, बिकॉज
आपके कमेंट से पता चलता है कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पा रही है और नेक्स्ट वीडियो लाने में और ज्यादा ज़ील एंथुसियाज्म रहती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू गाइस।